पिछले 15 दिनों से मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं उनमें बिजी थी। अभी मेरे वाले एग्जाम से ना मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है, लेकिन उससे पहले अगर डिसाइड किया है ना कि नहीं लड़ना है, 1% भी आपके अंदर से अगर आवाज आ रही है ना कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की ना, मेरे दिमाग में 1% नहीं आएगा, 2.5 महीने में नहीं होगा। मैंने तो जब पता लगा ना 2.5 महीने है, मैंने तभी सोच लिया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना अपने अंदर थोड़ा जुनून लेके आओ, वरना कुछ नहीं हो सकता। ये छोटा मोटा पढ़ना है ना, पूरी दुनिया पढ़ रही है। तो 5 मई को 75 दिन बच गए हैं। चैलेंज लो, मुझे कमेंट्स में प्रॉमिस करो अभी की हाँ 75 हार्ड डे चैलेंज हम आज लेंगे। नीट वाले बच्चे आज से लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको 5 मई को एग्जाम देना है, तो सबसे पहली चीज जो आप फिलहाल करोगे बैठ के, वो है कि आप टाइम टेबल बनाओगे। आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ अपने एग्जाम वाला। देखो, मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि सुबह उठ के पढ़ो, लेकिन उस चीज में ना मैंने एक चीज मेंशन करना हमेशा भूल गई। वो चीज मुझे अब खुद रियलाइज हो रही है। जो मैं कहती हूँ ना कि मैं सुबह 3 बजे उठना स्टार्ट किया था, वो तब हो पाया था जब मैंने 10-15 दिन तक लगातार कोशिश की थी उसके लिए। जो मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो मैंने एक दिन यही सोचा कि जैसे नीट के टाइम पे स्ट्रेटेजी होती थी ना, उसी टाइप से चीजें फॉलो करती हूँ कि सुबह उठना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं रात को सो गई 10 बजे, क्योंकि मेरा टाइम टेबल है 10 बजे सोने का, और मैंने अलार्म लगा दी कि मैं हाँ 4 बजे उठने वाली हूँ। और वो नहीं हो पाया। सेकंड डे किया तब भी नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाता। अगर आप रात को पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, जो भी है ठीक है, बस अपना इफेक्टिवली उस चीज को पढ़ो। लेकिन अगर आप कोशिश करनी है कि मैं सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप नीट के टाइम पे करो, अभी से ही स्टार्ट करो। अभी 10 दिन जब इन्वेस्ट करोगे ना इस चीज में, तब जाके आदत पड़ती है। मैंने आपको बताया, जब फर्स्ट टाइम मैं सुबह जल्दी उठी थी तो मैं 6 बजे उठी थी। मेरा जल्दी उठना 6 बजे था। तो एकदम से ऐसे नहीं होता कि मैं 3 बजे उठ जाऊंगी। धीरे 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 स्टार्ट किया था मैंने भी, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, और दूसरों को फॉलो मत करो। फॉलो करना है तो फिर आप थोड़ा सा पेशेंस रखो कि हाँ, इस चीज में सेटल होने में 10 से 15 दिन लगते ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में रिजल्ट दिख जाएगा। तो आपके टाइम टेबल में ना कुछ स्लॉट्स होने चाहिए। हर चीज को आपको टाइम देना है कि मैं रिवीजन में इतने घंटे दूंगा, मैं मॉक टेस्ट सोल्व करने में इतने घंटे दूंगा, पीवाईक्यूज में इतने घंटे दूंगा, और साथ में एनसीईआरटी रीडिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोस्टली बायो के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ टाइम दूंगा। ये टाइम आपको है ना बिल्कुल नीट के दिन तक ये सारी चीजें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की रीडिंग में अभी आपने बोला था कि फरवरी में सिलेबस कंप्लीट करो तो मेरा खत्म हो गया, मैं साइड कर दूंगा। एनसीईआरटी की रीडिंग आपको लास्ट 4 मई तक लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। अभी फरवरी खत्म होने वाली है, आपके पास सिर्फ मार्च अप्रैल बची है। मई को तो आपका पेपर है ही 5 का, तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। ये वो टाइम धीरे धीरे आने लग रहा है जिस टाइम आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। तो सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी वो चीजें आगे बढ़ पाती हैं। एक थोड़ी चीजें ना ऐसे ऊपर जाएंगी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा तो आपका मॉक देने का मन नहीं करेगा, और रिवीजन तो आप क्या ही करोगे। आपको लगेगा कि रिवीजन से क्या उखाड़ूंगा जब मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा। फिलहाल सिर्फ एक फोकस रखो कि मुझे है ना 15 मार्च तक, अपना जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देखो, आपका सिलेबस हो गया। अब सिलेबस के बाद क्या आता है? पीवाईक्यूज। देखो, पहले मैं बोलती थी कि आप है ना साथ के साथ पीवाईक्यूज करो, कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा उसके पीवाईक्यूज आपने कर लिए। लेकिन अभी मत करो, पहले आप सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो, उसके बाद आप पीवाईक्यूज करो। तो पीवाईक्यूज के लिए मैं आपको एक अच्छी सी बुक बताती हूँ। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन उसका एक अपडेटेड वर्जन आया है अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ओसवाल बुक से है, 36 ईयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। और साथ में ये एनएमसी की अपडेटेड सिलेबस पे बेस्ड हैं तीनों बुक्स। तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे ये बायोलॉजी की बुक है, तो स्टार्टिंग में इसमें जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं ना वो गिवन है। जैसे कुछ फैमिलीज ऐड की गई हैं वो गिवन है, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। जितने भी वो एडिशनल टॉपिक्स हैं ना, वो सारे इसमें स्टार्टिंग में ही गिवन है। उसके बाद ये 2023 वाला पेपर गिवन है बायो का, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो ऐसे करके इसमें नीट 2023 और 2022 का पेपर है, साथ में 2 सैम्पल पेपर भी हैं। फिर आते हैं इसमें निमोनिक्स, पूरी 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स इसमें कवर्ड है। उसके बाद स्टार्ट होते हैं चैप्टर वाइज 36 ईयर। सबसे पहले चैप्टर के माइंड मैप्स गिवन है। उसके बाद जैसे ये लिविंग वर्ल्ड है, तो इसमें टॉपिक वाइज इसमें पीवाईक्यूज गिवन है पूरे 36 ईयर के, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। और अगर आपको वीडियो सोल्यूशन देखना है तो आप इसको स्कैन करके वीडियो भी देख सकते हो। तो ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर है, उसके माइंड मैप्स, देन उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन है, और उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो ऐसे करके इसमें पूरी 11th और 12th के 36 ईयर गिवन है। तो सेम फिजिक्स में टॉपिक वाइज गिवन है और सेम केमिस्ट्री में। तो इन बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जरूर चेक करना। तो पीवाईक्यूज को हल्के में नहीं लेना है, पीवाईक्यूज भी करने हैं आपको। एक पॉइंट बनाओ कि हाँ मुझे पीवाईक्यूज करने हैं। बच्चे इस चीज को छोड़ देते हैं कि पीवाईक्यूज क्या करेंगे, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या फिर मॉक टेस्ट क्या करेंगे, पीवाईक्यूज कर रहे हैं। अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है दोनों चीजों की, मैं बताती हूँ। देखो, पीवाईक्यूज करने से आपको पता लगता है कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए। आपने कोई चैप्टर पढ़ा और आप पीवाईक्यूज कर रहे हो और तब भी आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो आपको समझना चाहिए कि आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो। और अगर आप मॉक में कोई चीज गलत करते हो ना, तो फिर आपको एक नई नई अप्रोच मिलता है। मैं तो पता है, जब मॉक में कोई क्वेश्चन गलत करती थी ना, तो मैं उससे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होती थी। मुझे बस यूँ लगता था कि चलो मैंने कुछ नया सीखा आज। तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट से आपको बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिलता है।
मैंने मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट काफी सारे दिए थे, तो वो मेरी चीज वहां पे कवर अप हो गई। तो मॉक टेस्ट अगर आप करते हो तो आपको एक अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो मॉक टेस्ट के साथ कंसिस्टेंट रहो आप। ये मत सोचो कि मैंने तो सिर्फ बायो पढ़ी है तो मैं सिर्फ बायो के मॉक टेस्ट दूंगा। ये सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं भाई, ऐसे नहीं हो पाएंगी चीजें, कसम से नहीं हो पाएंगी। अगर आप अभी नहीं कर पा रहे ना केमिस्ट्री और फिजिक्स को, तो आप नीट में भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया कि आप 15 मार्च तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन उसके बाद यूं नहीं है कि आप एक प्रॉपर टाइम निकालोगे कि मुझे पीवाईक्यूज करने हैं 5 दिन बैठ के। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपके साथ साथ मॉक टेस्ट करते जाओ, और 24 घंटे थोड़ी मॉक टेस्ट करोगे यार आप। आपने 3 घंटे मॉक टेस्ट देना है, और उस पर 2 घंटे कम से कम उसको एनालाइज करने में निकालना है। 2-3 जितना आप कर पाओ उतना। 6 घंटे का प्रोसेस आप लगा लो कि मॉक टेस्ट देना और उसको सॉल्व करना। बाकी कितने घंटे आपके पास बच गए? कम से कम 10 नहीं तो 8-9 तो ले ही लो, 8-9 घंटे तो एटलीस्ट मान लो। तो इस 9 घंटे में आप क्या करोगे? इस 9 घंटे में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं। तो ये 3 चीज है ना, आपको साथ ले लेके चलनी है। रिवीजन हो गया, पीवाईक्यूज हो गए और मॉक टेस्ट हो गए। पीवाईक्यूज तो आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे, बाद में फिर ये दोनों चीजें आपकी चलती रहनी चाहिए बिल्कुल लास्ट के टाइम तक। ठीक है, तो देखो आपको पीवाईक्यूज किस टाइप से देने हैं। बहुत बच्चों का सेम क्वेश्चन रहता है कि आपने कैसे मॉक टेस्ट दिए थे। देखो मेरे पास है ना काफी कम टाइम था, मैंने 2.5 महीने में नीट अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना था और साथ में सारी चीजें करनी थी। तो मैंने अपना पूरा फोकस पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे रखा, लेकिन अब पीवाईक्यूज मोस्टली मैं साथ साथ ही करती थी। मतलब एक बार जो रिवीजन होता है वो पीवाईक्यूज का, वो मैंने चैप्टर वाइज ही कर लिया था। और मैं मोस्टली डेली मॉक टेस्ट देती थी, और लास्ट के टाइम पे आके तो मैं दिन में 2 बार मॉक टेस्ट देती थी। तो मैं आपको ये तो सजेस्ट नहीं करूंगी फिलहाल के लिए। तो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है कि 15 को आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, तो आप 20 मार्च तक है ना, ये 5 दिन आप रिवीजन के लिए लो। ये रिवीजन करो, साथ में पीवाईक्यूज अपने करते रहना, क्योंकि ये चीज जरूरी है। आप लोगों के पास टाइम है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी, तो इसलिए मुझे उस टाइप से अपनी चीजें प्लान करनी पड़ी। तो आपको पहले रिवीजन करना है, क्योंकि एक बार अगर आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं ना, तो आपका जितना कॉन्फिडेंस होता है ना कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ये वाला कॉन्फिडेंस फिर जीरो आ जाता है कि क्या फायदा कंप्लीट करके जब मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो पहले 5 दिन रिवीजन पे लगाओ, एक फ्लो में थोड़ा रिवीजन लो, और 20 को अपना पेपर दो। अब 20 को पेपर देके अगर आपके चाहे 400 नंबर आए, चाहे 500 नंबर आए, चाहे 600 नंबर आए, ठीक है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। अगर आपके 600 आए तो आपको सोचना है कि मेरी तैयारी काफी अच्छी हो रखी है। आपको अपने वीक पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक से आप फिर पर्टिकुलर टॉपिक में घुसना स्टार्ट करो, कि कौन से टॉपिक से मेरे मार्क्स कट रहे हैं, उस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। समझ रहे हो? अगर आपके 400-500 मतलब 500 से कम नंबर आपके आ रहे हैं ना, तब आपको देखना है कि आप कौन से चैप्टर से गलती कर रहे हो। तो आपको थोड़ा उस टाइप से अपना अप्रोच रखना है, लेकिन डिसअपॉइंट नहीं होना है यार। ये मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते, लिटरली कहीं मैटर नहीं करते। मेरी खुद की एक दोस्त है, मैं आप लोगों से काफी बार शेयर कर चुकी हूँ, उससे मेरी फिलहाल बात नहीं होती है, शायद इसलिए मैं इतना उसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पे। तो उसके ना एग्जाम्स टाइम में हमेशा 650 नंबर, 650 नंबर। मतलब मैं यूं होती थी कि इसका तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जब नीट का रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, उसके 595 मार्क्स आए। ये वाले पेपर से सिर्फ आपको सीखना है। अगर आपके सही हुए तब भी आप उसको दोबारा देखो कि हम कैसे सही किया था मैंने, या फिर सॉल्यूशन में किस टाइप से सोल्व कर रखा है। और अगर आपका गलत होता है तब तो आपको वो एनालाइज करना ही करना है। तो 20 को मोक दिया, डिसअपॉइंट नहीं होना है, खुशी होनी है कि 400 नंबर आए। 400 नंबर की भी खुशी बनानी है आपको कि ये तो पहला मॉक टेस्ट है, अभी तो मेरे पास 1.5 महीना पूरा बच रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मॉक टेस्ट जो है वो 25 मार्च को देना है, फिर 30 मार्च को देना है। ये आपको बड़े बड़े स्लॉट एंड रिवीजन के लिए रखने हैं। अब 30 मार्च तक आप पता है इस सिचुएशन पहुंच जाओगे कि मुझे सब आता है, मैंने रिवाइज भी काफी बार कर लिया, मेरे पीवाईक्यूज भी सोल्व हो गए, और साथ में मैंने मॉक टेस्ट दिए जिसमें मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए हैं। पता है मार्क्स जो है ना एकदम से इंक्रीज होते हैं लास्ट के महीने मार्क के, और पूरा रोल उनमें मॉक टेस्ट और रिवीजन का होता है। एकदम से आप 400 पे होंगे तो आप 600 650 पहुंच जाओगे। तो उस चीज के लिए आप मत डरो कि अभी मेरे 400 आ रहे हैं तो इंप्रूव कैसे होंगे। लास्ट का महीना ही इंप्रूवमेंट का होता है। उसके बाद आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों में 1 अप्रैल को दे दो, 3 अप्रैल को दे दो, एक एक दिन गैप छोड़ कर दो। और अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है, आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से कर लिया चीजें, तो आप डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। तो इस टाइप से अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज तैयार करो। जी कोई बच्चा 11 से कोचिंग ले रहा हो, 12 से कोचिंग ले रहा हो, या फिर ड्रॉपर हो, 1 2 3 4 जितने भी, लेकिन आपने जी 5-6 साल की मेहनत की हो, लेकिन अगर आप लास्ट का 2 महीना अगर आप रिवीजन में नहीं दे सकते ना, तो फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। ये फैक्ट है बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको जिंदगी भर याद रहेगा। नहीं होने वाला याद। मुझे भी फिलहाल बहुत कम चीजें याद है जो मैंने नीट के टाइम पे पढ़ी थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है बी कॉन्फिडेंट। देखो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। देखो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट फील भी करना पड़ेगा। आप ऐसे 24 घंटे नहीं सोच सकते कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। नहीं, आप 24 घंटे में ना अपने आप को 24 बार कहो
कि मेरा तो होगा, बाकियों का पता नहीं। ठीक है, मैं तो बहुत बार ये चीज सोचती थी कि मुझे सिर्फ अपनी एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, मैं अपनी ले लूंगी। तो कमेंट्स में लिख के जाना कि मेरा तो होने वाला है, बाकियों का पता नहीं। ये सोच लो कि यही 75 दिन है बस आपके पास। एक आखिरी बार अपने लिए कर दो यार, एक बार कर दो। एक अलग खुशी होती है, मैं वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कसम से। बहुत अलग लेवल की खुशी होती है। और ये सिर्फ मुझे नहीं हो रही, मेरे इतने दोस्त होते हैं, मैं इनसे भी काफी बार बैठ के ऐसे पूछती रहती हूँ कि तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो इनका भी सेम होता है, इनके आंसू टपकने लगते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो यार सबकी सेम स्टोरी होती है। और अभी काफी खुशी होती है, हम काफी बार पता है सारे लोग दोस्त बैठ के हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि फाइनली हम लोग मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं, जो हमारा सपना था। तो आई थिंक आपको वो खुशी मेरे चेहरे से दिख रही होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो बाकी अपनी कमेंट्स में दुख दर्द पीड़ा सब मुझे बता के जाना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन, और बाय बाय।